हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल और साथ ही साथ हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, जिसके अंदर हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ेंगे और साथ ही साथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी देखेंगे कि ये क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। हमें ये पता है कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो था उसमें कुछ कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए बोर्स ने अपना मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, हमें पता है कि ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, बट ये सभी एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसी तरह से इसकी कुछ कमियां थी। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या कमियां थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय द यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने हाइड्रोजन एटम के मॉडल के बाद जो स्टडी की थी तो हमने ये पाया था कि उसके अंदर कुछ फाइनर डिटेल्स होती हैं, जैसे कि डबलेट कैसे बनता है, ट्रिपलेट कैसे बनता है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। क्या नाम है? डबलेट कैसे बनता है स्पेक्ट्रा के अंदर और ट्रिपलेट कैसे बनता है स्पेक्ट्रा के अंदर, ये हमने बाद में जाना था। किससे जाना था? सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है तो कुछ पेचीदा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के जरिए हमने जाना था, बट ये चीज़ बोर मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि फाइनल डिटेल्स क्या है, जैसे ट्रिपलेट कैसे बनता है और डबलेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये कमी थी इसकी। दूसरे नंबर पे आता है दिस मॉडल एक्सप्लेन ओनली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ये जो मॉडल था बोर का, वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन कर रहा था, ना कि सभी एटम को एक्सप्लेन कर रहा था। तीसरा था बोर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्प्लिट हो जाती हैं। जैसे अगर ये लाइन होती है हमारी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइन बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो हम फिजिक्स के अंदर देखेंगे कि जीमन इफेक्ट जो हम मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे और स्टारिक इफेक्ट जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि ये मॉडल, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म मोलिक्यूल। मतलब ये मॉडल था, इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम मिल के H2 मोलिक्यूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे MOT के अंदर कि कैसे दो एटम मिल के क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। आइए अब चलते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, जो एक बहुत ही यूनिक है, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे डेवलप करने के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा रहा होगा, जिसमें जो दो बेहतरीन डेवलपमेंट थे वो ये थे, टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो ये थे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये प्रिंसिपल यूज़ किया गया था, और दूसरा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो ऐसे डेवलपमेंट थे जो हमें सक्सेसफुल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगली, जिसने 1924 में ये बात बताई थी कि जो भी मैटर होगा, जैसे रेडिएशन हो गई, वो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव लाइक प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज होती है। किसके पास? एक मैटर के पास दोनों चीज होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर फोटोन के पास मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा? मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। कि हम तो जानते हैं फोटोन क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है इसका। बट इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बीम ऑफ लाइट होती है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से रेडिएशन होती है। तो उनके उनके पास भी क्या रहेगा? मोमेंटम भी रहेगा और क्या रहेगा? वेवलेंथ भी रहेगा। अब हम देखते हैं कि उसने, डी ब्रोगली ने, किस तरह से मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन दिया था। इस रिलेशन को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। जो हम यहाँ पे जो लैम्डा यूज करेंगे, ये लैम्डा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। मोमेंटम को हम P से डिनोट करेंगे। जो फॉर्मूला था वही है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv।
तो यहाँ से ये फॉर्मूला था। इस वेवलेंथ को हम कहेंगे डी ब्रोगी वेवलेंथ, और ये जो mv होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। सो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम p। तो ये रिजल्ट क्या बन जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं। डी ब्रोगली जो प्रिडिक्शन किया था कि रेडिएशन का ड्यूअल बिहेवियर होता है, उसको सक्सेसफुल बनाया भी गया था एक्सपेरिमेंट के जरिए। देखा गया था कि जो डी ब्रोगली ने कहा था वो बिल्कुल सही था। वो किस तरह से, क्योंकि इट वाज फाउंड दैट इन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो क्या शो करती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, जो कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, वेव की। मतलब अगर कोई भी चीज डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या रहेंगी, वेव लाइक करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। ठीक है, तो हमें ये तो पहले ही पता था कि वो पार्टिकल नेचर तो है बट वेव नेचर का नहीं पता था। बट एक एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न कौन शो करेगा, ऐसी चीज शो करेगी जिसके अंदर क्या है, वेव लाइक करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली का प्रिडिक्शन कंफर्म भी हो गया था। दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और यही जो फैक्ट है डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करने का, इसी फैक्ट को हमने यूज किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, माइक्रोस्कोप कहते हैं आप, जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप आप कहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो कि बेस्ड होता है वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जो किस पे बेस होता है, वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए पावरफुल टूल। देखिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी है हमारे पास, बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बहुत ही पावरफुल टूल है मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कहने से अच्छा है कि ये एग्जैक्ट हम बताएं कि अबाउट 15 मिलियंस टाइम क्या कर देता है, मैग्निफिकेशन बढ़ा देता है। जैसे कि अगर हम किसी भी फोटो को जूम करते हैं तो जूम करने को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करने के बाद वो ब्लर हो जाती है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम कब तक जूम आउट कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, 15 मिलियंस टाइम उस पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है रिसर्च के अंदर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव करेक्टर। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, जो भी मैटर हमारे पास मोशन में होगा उसमें क्या रहेगा, वेव करेक्टर रहेगा ही रहेगा। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट दैट देयर वेवलेंथ कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास थोड़ा ज़्यादा है, इन ग्राम्स और यू कैन से इन किलोग्राम्स, तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी। क्योंकि डी ब्रोगली ने क्या कहा था, जो भी मैटर होगा अगर वो मोशन में है तो वेव करेक्टर वो शो करेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट का मास क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, लार्ज मास है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी। बट हम उस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली। अब हम देखते हैं कि अगर जिनका मास बहुत ही कम होता है उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, ये सारे क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल का मास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻17, 18, 19, इस तरह से -31 किलोग्राम, इस तरीके से क्या होता है, बहुत ही कम होता है मास। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका मास बहुत ही कम होता है, इनसे एसोसिएटेड क्या होगी, वेवलेंथ। क्योंकि ये भी मोशन में रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों राउंड मोशन में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होगी, यानी कि वेव भी होगी, और उस वेव का कुछ वेवलेंथ भी होगा। हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली इन सब एटॉमिक पार्टिकल की वेवलेंथ को डिटेक्ट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट से। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमारे पास क्या है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। वर्नर हेजनबर्ग से एक जर्मन फिजिसिस्ट, 1927 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और वो जो स्टेटमेंट था वो एक कंसिक्वेंसेस था, मतलब एक परिणाम था ड्यूअल बिहेवियर मैटर एंड रेडिएशन से ही लिया गया था, इंस्पायर्ड था फ्रॉम ड्यूअल बिहेवियर मैटर एंड रेडिएशन। अब ये क्या कहता है ये प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम
मेजर करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हम अगर ऐसा करें भी तो हमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा ही मिलेगा। ये था स्टेटमेंट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का। ये इसी को हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम उसको मैथमेटिकली राइट डाउन करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल्टा पी एक्स क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और ये किसके मतलब इसका जो एरर होगा वो कितने के आसपास होगा, एच अपॉन 4 पाई। ये एक फैक्टर होता है, इस एरर के अराउंड वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इस पी एक्स को ब्रेक डाउन करें, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स। अब पी की जगह हमने एम वी लिख दिया। अब ये जो डेल्टा जो वर्ड है ये क्या होता है, चेंज इन होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। मास क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी कैन बी चेंज। तो मास एग्जैक्ट रहेगा बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाते हैं, डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस m को हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। यहाँ पे हमने पहले देख लिया कि डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। उसी तरह से डेल्टा वी एक्स क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम इसके देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इस रूल के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला ये होता है कि इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। इस रूल में ये पता चलता है कि डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी, यानी कि हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो वो उनका क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा द इफेक्ट ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक और एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक। जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं उन ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम होता है, लाइट वेट होते हैं, 10⁻⁻31 kg, कुछ इस तरीके से, बहुत ही कम। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हम एक डाई से भी देख सकते हैं, जैसे कि एक बॉल हो गया जिसका हो सकता है ग्राम में भी वेट हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर अब डील करते हैं उन ऑब्जेक्ट के साथ जिनका मास हैवी होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के अंदर। और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के अंदर हम उन पार्टिकल के साथ डील करते हैं जिनका मास बहुत ही लाइट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लगाएं, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा मास है जिसका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 मिलीग्राम। ठीक है, 1 मिलीग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 किलोग्राम, और या हम कह लें कि 1 मिलीग्राम से ज़्यादा है। तो पहले हम 1 मिलीग्राम को ही लेके चलेंगे। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स अगर हम निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू, हम ग्रेटर देन का साइन बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने की वैल्यू बराबर आती है। तो सबसे पहले डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू, एस की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 multiplied by pi means 3.14 and m here stands for mass of that particular object. mass is 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रफली हम एक आइडिया लगाएं तो ये हमारे पास आएगा 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू आती है इसके बराबर। ओके, अगर हम द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ये वैल्यू जो है ये काफ़ी छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम डेल्टा एक्स निकालना चाहेंगे तो डेल्टा वी एक्स में क्या आएगा, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ आएगी, बहुत एरर आएगा। इतनी छोटी वैल्यू को हम सही तरीके से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इन डीलिंग विद मिलीग्राम साइज्ड और हैवियर ऑब्जेक्ट द वेवलेंथ द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी आर हार्डली और एनी रियल कंसिक्वेंसेस। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जितनी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होते हैं, वेवलेंथ कह लो या फिर आप कह सकते हो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा वी एक्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये काफ़ी अनरियल फील होते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू हमें मिलती है। इसीलिए हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का कभी भी वेवलेंथ कह लो या अनसर्टेनिटी पोजीशन ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, इस तरह के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो हमें निकालना है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स। अब देखिए इसको बिल्कुल उसी तरीके से हम सोल्व करते हैं जैसे अगर हमने बात किया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ओके, अब हम देखते हैं कि ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स कितने के बराबर आता है। तो एच की वैल्यू सेम रखेंगे 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, मास की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये रफली किसके बराबर आता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यानी कि 0.001 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब ये जो वैल्यू आई है ये काफ़ी क्लोज होती है, यानी कि इसको हम इंटरप्रेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी पोजीशन है 10⁻⁸ मीटर। तो हम इसको इसको सोल्व आउट करेंगे। जैसे कि हम डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें 10⁻⁸ मीटर, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो वेलोसिटी कितनी आएगी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि एक क्लासिकल पिक्चर को शो करती है जो कि बोर मॉडल सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रिसाइज स्टेटमेंट अगर हम दें तो हम प्रिसाइज स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि पोजीशन एंड मोमेंटम इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की एग्जैक्ट पोजीशन ना कह के हम क्या कहेंगे द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। हम वहाँ पर प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करेंगे कि वो ज़्यादा एग्जैक्ट रहेगा। और यही प्रोबेबिलिटी का जो स्टेटमेंट होता है, इसी स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर। ओके, थैंक यू।